बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप आज भी बिल्कुल ठीक है। एक नए वीक का आगाज हुआ चाहता है, एक्सप्रेसो स्टार्ट हुआ चाहता है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। एक्सप्रेसो स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो के लिए ना एक वर्किंग डेज का स्केड्यूल है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और मंडे टू फ्राइडे आपका और हमारा साथ होता है, सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी होती है। हमने भी अपनी छुट्टी एंजॉय की। लगता है कि इस दफा वीकेंड मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा, इनका भी अच्छा गुजरा, जो हमें पता चला था। आई होप कि आपका भी अच्छा गुजरा। और नया वीकेंड जो स्टार्ट हुआ है, नया वीक जो स्टार्ट हुआ है, वीकेंड जा नहीं रहा अभी नया वीक जो स्टार्ट हुआ है उसके लिए भी प्लानिंग्स भरपूर है और बहुत अच्छे से ये गुजरने वाला है। मुल्क के अंदर थोड़ा सा कोरोना की वजह से मामलात में शिद्दत भी है, खबरें थोड़ी तेज भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छी बात है वो ये है कि लोग फिर भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अच्छी फील के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से जो चीजें प्लान्ड होती हैं वो मुश्किल थोड़ी होती है उनको अकम्प्लिश करने में, उनको पूरा करने में। सो अनप्लान्ड चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं और जब आप अपनी चीजों को बिल्कुल प्लान नहीं करते ना तो कुछ अच्छा भी हो जाता है। मुझे लगता है सिर्फ पाइसेस की बात हो रही है, बिकॉज़ आई एम अ पाइसेस। मुझे लगता है पाइसेस की बात हो रही है कि वो प्लान नहीं करते, बड़े मेसी होते हैं। अच्छा खैर, हमारा पोल भी इसी हवाले से है, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हुकूमत ये कह रही है कि पीडीएम एक वजह बन रही है, पीडीएम के जो जलसे हैं कोरोना के फैलाव का। इस पे जरा हाँ और ना में जवाब दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे। क्या आपको लगता है कि पीडीएम के जो जलसे हैं वाकई कोरोना फैलाव का बायस बने? और कल शिबली फराज ने कहा कि सब पेशावर के जलसे में शिरकत करने वाले को करंटीना कर लें क्योंकि कोरोना एक हकीकत है। खैर, इस पे आप हमें जवाब दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और जो कि में आज यूजुअल हम रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। हुकूमत मुखालिफ तहरीक, हुकूमती इजाजत ना मिलने के बावजूद पीडीएम का पेशावर में बड़ा पावर शो, कोरोना एसओपीज नजरअंदाज। पीडीएम के जलसे कोरोना फैलाव मुहिम करार, वजीर आजम का केस बढ़ने पर लॉकडाउन का जिम्मेदार ओपोजिशन को करार देने का ऐलान। कोरोना वबा हर गुजरते दिन के साथ मुहलिक होने लगी, 4 माह बाद एक दिन में कोरोना वायरस से 59 अफराद जाँ बहक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा लंदन में इंतकाल कर गयी। मैयत पाकिस्तान लाने की तैयारियां, हुकूमत का मुकीद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पे रिहा करने का फैसला। बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ से उर्दू अदब के मशहूर नॉवल राख पर, सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। कोरोना वबा ने तालीमी इदारों में पंजे गाड़ लिए, तालीमी इदारे बंद होंगे या खुले रहेंगे? बैनुसूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास आज। हस्बे रवायत हुकूमत और कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर दावा किया है कि जनवरी में हुकूमत को घर भेज देंगे। जलसे में पीडीएम ने कोरोना एसओपीज और हुकूमती पाबंदियों को भी हवा में उड़ा दिया, जिस पर वजीर आजम समेत हुकूमती वुज़रा ने पीडीएम के जलसे पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया और इससे कोरोना फैलाव तो मुहिम करार दे दिया। लेकिन वजीर आजम साहब ने एक बार फिर ये दावा किया है कि ऑपोजिशन एनआरओ के लिए इंसानी जिंदगियां खतरे में डाल रही है। अगर केसेस बढ़े तो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार पीडीएम होगी। बिल्कुल। और उधर जमात इस्लामी ने भी सवात में अपनी ताकत का मुजाहरा किया और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पीडीएम और हुकूमत दोनों को मफाद परस्त करार दिया। सिराजुल हक ये कह रहे हैं कि हम ठीक है, बाकी सब गलत हैं। कोरोना की दूसरी लहर की अगर इसी हवाले से बात की जाए तो इसमें दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। 4 माह बाद पहली मरतबा कोरोना की जो अमवात हैं उसकी रेशो बढ़ गई है और 50 अफराद एक दिन के अंदर जाँ बहक हुए। असद उमर वफाकी वजीर जो हैं उनके मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिन में जो वेंटिलेटर्स के केसेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। पेशावर और मुल्तान में 200%, कराची में वेंटिलेटर पर इस वक्त 148 मरीज मौजूद। ये बहुत बड़ी तादाद है। और इस्लामाबाद के हवाले से भी और दीगर शहरों के हवाले से भी सुन रहे हैं कि वेंटिलेटर्स कम हो गए हैं। हमें इस वक्त उस्मान डार ज्वाइन कर रहे हैं जो कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए उमूर नौजवानान हैं। उनसे ज़रा हम इसी हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बात करेंगे, हुकूमत ने पाबंदियां लगाई कोरोना के हवाले से, लेकिन पीडीएम ने इसको मानने से इनकार कर दिया। पेशावर के जलसे में भी हमने देखा कि पीडीएम ने जो हुकूमती पाबंदियां थी उनको हवा में उड़ाया और खिलाफ जो कार्रवाई करने जा रही है। क्या हुकूमत पीडीएम की इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद जो उन्होंने पावर शो किया? देखें, पीडीएम के जो दीगर कायदीन हैं, कौम उनका स्टांस लॉकडाउन के हवाले से जब पहली लहर आई थी कोरोना की तो उनके तमाम बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। किस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते थे। कोरोना फैल रहा है, इज्तिमा हो रहे हैं और लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। और आज जब इनको अपनी करप्शन बचाने के लिए जलसा खेलना है
ووٹ کو عزت دو کی یہ بات کرتے ہیں، لیکن اسی ووٹر کو کورونا سے مرنے دو، جلسوں میں آنے دو، اس کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو قوم ان کا دورہ معیار اور دوری کہتے ہیں پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پشاور میں کل جو جلسے میں لوگ نہیں گئے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ایک تو ان کے بیانیے کو رد کیا، اور دوسرا مجھے خوشی ہے کہ لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہی وجہ ہے کہ پشاور جلسے میں کل اچھا لوگ کم تھے. عثمان صاحب یہ بھی بتائیے کہ وزیر اعظم نے تو کہا ہے کہ معیشت اچھی سمت میں جا رہی ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم کا سلسلہ جاری رہا تو ہم لاک ڈاؤن پہ مجبور ہو جائیں گے، نقصان ہوگا. تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ اس وقت حکومت پی ڈی ایم کو مہلت دے رہی ہے اور کورونا بڑھنے کا انتظار کر رہی ہے؟ کارروائی کیوں نہیں کر رہے آپ؟ مسلسل بیانات پہ بیانات دیے جا رہے ہیں. دیکھیں صرف اپوزیشن نہیں ہوگی، کرونا ایس او پیز 300 کی تعداد کے ساتھ جو حکومت نے اجازت دی ہے، آپ شادی بیاہ کی تقریبات کر سکتے ہیں، آپ کارنر میٹنگ کر لیں. اور یہ نہیں کہ ہم اپوزیشن کو صرف یہ کہہ رہے ہیں، ہم ہر پاکستانی کو، ہر وہ شخص، ہر وہ میزبان جو کسی تقریب کا انعقاد کرنا چاہتا ہے، اس کو گورنمنٹ کی ہدایات، انسٹرکشنز اور جو ایس او پیز این سی او سی نے دیے ہیں 300 تک کی گیدرنگ کے، اس میں وہ رہیں. ہم اپوزیشن سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایس او پیز کے مطابق کارنر میٹنگز کر لیں، ورچوئل میٹنگز کر لیں، جلسے کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، میڈیا نے سارا آپ کا جلسہ جو چھوٹا سا 300 کی گیدرنگ کا ہوگا کارنر میٹنگ، وہ دکھائیں گے. ہزاروں لاکھوں لوگ انہیں ٹی وی پہ بھی سن سکتے ہیں جو یہ بیانیہ ریاست مخالف پہلے سے ہی لے کے چل رہے ہیں، جو ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید حکومت ان کے جلسوں سے خوف زد ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں اپنے جلسوں میں. ٹھیک اسی طرح جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے ریاست مخالف بیانیہ دیا، اداروں کو توڑنے کی اور بغاوت تک کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اسی طرح کل جلسے میں آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ پاک فوج ہمارا ساتھ دے حکومت کے خلاف. اصل تو سچ سامنے آ گیا کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان سے کہ انہیں یہ تکلیف نہیں ہے. فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے، ادارے ہم مل کے کام کر رہے ہیں، پاکستان کو آگے لے جانا کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تکلیف انہیں اس بات کی ہے کہ فوج حکومت کے خلاف اپوزیشن کا، پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دے رہی. یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم زہر اگل رہی ہے ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف. تو اس طرح کی بونگیاں تو یہ اپنے جلسوں پہ مار رہے ہیں. اپنے بیانیے کا بوجھ تو خود پی ڈی ایم نہیں اٹھا رہی. جس طرح آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی جاتی ہے کراچی میں، اس کے بعد ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور مختلف پارٹی کے لوگ پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جلسوں سے ہم خوفزدہ نہیں ہیں. اچھا عثمان صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کرونا وبا کی دوسری لہر کی تو شدت آ گئی، کیا حکومت جو ہے یہ کاروباری سرگرمیاں یا معاشی سرگرمیاں ان کو مینٹین رکھتے ہوئے یا ان کو جاری رکھتے ہوئے کرونا وبا پہ یا بغیر لاک ڈاؤن کے کرونا وبا پہ قابو پا لے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری عظیم قوم نے، پاکستانیوں نے پہلی لہر میں حکومت کا ساتھ دیا، سب نے ایس او پیز پر عمل کیا، بالخصوص یہ ماسک سب لوگ پہن رہے تھے، تقریباً بہت بڑی تعداد میں پاکستانی پہن رہے تھے. ایک تو میں پاکستانیوں سے اپیل کروں گا، ہم سب کو ماسک پہننا چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ جس پہ پہلے بات کی جاتی رہی ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ایس او پیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں دوسری لہر پہلی سے زیادہ خطرناک اور پہلے سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اگر آج ہم پاکستان میں اپنے ارد گرد اپنے عزیز و قارب میں دیکھیں تو کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، پہلے سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے ہمیں پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی الحمدللہ ہمیشہ سے ہم لوگوں نے مشکل وقت میں، قوم نے، حکومت نے مل کر اس مشکل وقت سے نکلے ہیں. دوسری لہر سے بھی ہم نکلیں گے. ضرورت ہے ہمیں ایس او پیز پر عمل کرنے کی. یہ کوشش ہم بھی کر رہے ہیں مسلسل اپنے پلیٹ فارم سے، اور سبھی میڈیا چینلز آئی بلیو کہ اپنی اپنی اس میں حصہ ڈال بھی رہے ہیں. ایکسپریسو بالخصوص حکومت کے جانے کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. مسلسل اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت جنوری میں چلی جائے گی. کل سراج الحق صاحب نے بھی کہا، ایک وفاقی وزیر نے بھی کچھ ایسی بات کی. تو واقعی کیا کچھ ایسا ہے عثمان صاحب؟ دیکھیں ہر سال گزشتہ 2 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کو اور بالخصوص پیپلز پارٹی والوں کو خواب آتے ہیں. نومبر کے مہینے میں خاص طور پہ انہیں خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، جی جنوری میں حکومت جا رہی ہے. میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہی مولانا فضل الرحمان، یہی اپوزیشن
गुज़श्ता साल नवंबर में कंटेनर लेके आ गए थे इस्लामाबाद, ये जनवरी में हुकूमत जाएगी। क्या हुकूमत गई? जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती हैं, हुकूमतें वोट की ताकत से बनाई जाती हैं। ये जो बार बार हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि इन्हें एनआरओ नहीं मिल रहा, इनके केसेस पे मुकमका नहीं किया जा रहा जिस तरह ये माजी में दोनों जमातें मिलकर मुकमका कर लेती थी। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने पहले दिन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, आए आईनी इस्लाहात पर, इलेक्शन की इस्लाहात पर, गरीब आदमी के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए मिलके काम करते हैं। एनआरओ के लिए हम मिलके काम नहीं करेंगे, केसों के मुकमका के लिए मिलके काम नहीं किया जाएगा। उनका इनको अदालतों में सामने है, नैब एक आज आज़ाद अदारा है, उधर अपने केसेस का दफा करें। इसलिए मैं समझता हूँ इनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि किसी तरीके वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी जान छूट जाए, इस हुकूमत से जान छूट जाए, इसलिए कि इनको एनआरओ नहीं मिल रहा और कोई वजह नहीं है। पीडीएम के जलसों में बताएं कहाँ ये आम आदमी की बात कर रहे हैं, कहाँ गरीब आदमी की बात कर रहे हैं। वहां भी रोना रो रहे हैं अपने केसेस का ही, करप्शन का ही, रियासत मुखालिफ बयानिए का ही, अदारों को कमजोर करने का। कहाँ ये गरीब आदमी की बात। डिटेल में सवाल से आगे किस पे बात होती रहेगी? बिल्कुल, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक बार फिर आपको एक्सप्रेसो में खुशामदीद कहते हैं और एक अफसोसनाक खबर, वैसे तो यकीनी तौर पे आपको मालूम ही होगा लेकिन हमने जिक्र ज़रूरी समझा। साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वालिदा लंदन में इंतकाल कर गई हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक बेगम शमीम अख्तर की तबीयत गुज़िश्ता एक माह से ख़राब थी। मरहुमा आखिरी दिनों में नवाज शरीफ के साथ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स पर रिहाइश पजीर थी। उन्हें ख़ानदानी कब्रिस्तान जाती उम्रा रायविन लाहौर में सुपुर्द खा किया जाएगा। बेगम शमीम अख्तर की बात की जाए तो उनका जज्द खाकी पाकिस्तान लाने के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। उधर इत्तलात ये है कि नवाज शरीफ ने अपनी वालिदा के जज्द खाकी के साथ वापस आने की मुशावरत की, ताहम डॉक्टर्स ने उन्हें फ़िज़ाई सफ़र करने से रोक दिया। जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बात की जाए तो वो कोट लखपत जेल में कैद है। वालिदा के इंतकाल पर हुकूमत पंजाब का फैसला सामने आया है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पे रिहा किया जाएगा। दादी के इंतकाल की इत्तला मिलते ही मरियम नवाज ने भी पीडीएम के इजलास में खिताब से माजरत की और वापस लाहौर आ गए। फयाजुल हसन चौहान जो कि खाना जात के वजीर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि इस मामले पे हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने, आर्मी चीफ ने भी इज़हार अफसोस किया इस इंतकाल के ऊपर। बिल्कुल, और यकीनी तौर पे बनता भी है। अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे और जो लवाहिकीन हैं उनको अल्लाह पाक सब्र दे। आगे हम बढ़ते हैं और बात की हमने नवाज शरीफ साहब की वालिदा की और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं एक और ऐसी ही खबर है अफसोसनाक। मारूफ बुजुर्ग सियासतदार और साबिक वफाकी वजीर चौधरी अनवर अजीज़ साहब की जो कि दानियाल अजीज़ साहब साबिक वजीर और MNA महनाज अजीज़ साहब के ससुर थे, दानियाल अजीज़ साहब के वालिद थे, उनका भी इंतकाल हो गया है। ये भी एक अफसोसनाक खबर है, तो हमने ज़रूरी समझा कि हम इस पर भी उनका जिक्र करें और इज़हार अफसोस करें उनके भी जो लवाहिकीन हैं उन बात। आगे बढ़ें। साथ साथ हाँ, हमारे पास एक और भी मेरी बहुत पसंदीदा शख्सियत की बात करने अच्छा, अब जब हम बात करते हैं मरियम मुख्तार की जो एक शहीद भी हैं, उनका शुमार हमारे कौमी हीरोज़ में होता है। इतनी दलेरी के साथ अगर हम बात करें, उन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर अपनी जान पर दूसरों की जिंदगियां मुकद्दम रखते हुए उन्हें बचा लिया। और यही इस हवाले से हमारी आज की जो शहीद बेटी है मरियम मुख्तार, उनकी 5वीं बरसी है और ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज था। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो इनके ऊपर बनी थी और ऐसे ही मरियम जैसे जीदार जो लोग होते हैं, लगता नहीं है कि हम में से चले गए हैं। और वैसे भी कुरान कहता है कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें खबर नहीं। तो यकीनी तौर पे मरियम मुख्तार की भी जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान की फाइटर पायलट, अनफॉर्चुनेटली प्लेन क्रैश के अंदर वो जामे शहादत नोश किया। उन्होंने कहा था कि मुझे शहीद होना है, मुझे शौक है शहीद होने का। मरियम के हवाले से थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। 1992 में कराची में पैदा हुई। आपके वालिद कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद शेख पाक फौज में शामिल थे और चूंकि घर के अंदर ही उनको एक अस्करी माहौल मिला था तो उनके दिल में ये तमन्ना थी कि दिफाए वतन करना है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये छोटी सी बच्ची फाइटर पायलट बन जाएगी और जहाज उड़ाएगी। और तवील जदोजहद के बाद उनकी मेहनत रंग ले 2014 में वो पाक फजाइया में बतौर फाइटर पायलट मुंसलिक हुई और मरियम मुख्तार और दीगर खवातीन फाइटर पायलट से ये साबित किया है कि वतन के दिफा में जहां मर्द मौजूद है वहीं पर ये खवातीन भी उनके शाना बशाना कमर बस्ता हैं। 24 नवंबर 2015 की सुबह मरियम अपने इंस्ट्रक्टर साकिब अब्बासी के साथ मामूल की मश्क पर रवाना हुई। जब वो जिला गुजरात की फिजाओं में परवाज कर रहे थे तो अचानक इंजन में आग लगी और वो जो कह लें जल
गया। इस संगीन सूरत हाल में ज़रूरी होता है कि पायलट जहाज़ से फौरी तौर पर छलांग लगा दे, तभी उसकी जान बच सकती है। मगर मरियम शहीद और साकिब अब्बासी के ज़मीन ने उन्हें फ़ौरन छलांग लगाना गवारा ना किया। और दरअसल इस वक्त जो तैयारा था वो आबादी के ऊपर उड़ा था और इसके जो के दूर खेत थे। दोनों बहादुर पायलटों ने फैसला किया कि छलांग लगाने का फैसला चंद लम्हों के लिए मुलतवी कर दिया जाए, ताकि जो तैयारा है वो आबादी की बजाय खेतों के ऊपर। अच्छा, ऐसा ही एक मामला इस्लामाबाद में जो भी रिसेंट एक प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी हुआ था। तो पाक फ़िज़ाइया के जो पायलट्स हैं, जैसा कि वो हवा में उड़ते हैं, कहते हैं कि हमारी पर आखिरी तरजीह पाकिस्तान होती है। मरियम की जान तो चली गई, आज वो हम में नहीं है, लेकिन बतौर शहीद हम में जिंदा हैं और हम उनको याद कर रहे हैं। और ऐसे तमाम शहीद हमारा सरमाया है। हमें मरियम मुख्तार जैसी बेटियों पर फख्र है। इसी मौके पर हमने ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे कुछ मजीद आपके लिए एक्सप्रेसो, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तालीमी इदारों की बंदिश की। तो तालीमी इदारों में भी कोरोना तेजी से सर उठाने लगा है। एनसीओसी ने बढ़ते केसेस के बायस तालीमी इदारों में मौसम सरमा की कबल इस वक्त छुट्टियां देने और दौरानियां बढ़ाने की तजवीज़ दी थी, जिस पर बैनुल सवाई वज़राए तालीम के इजलास में मुशावरत की गई। ताहम इत्तफाक ना होने पर 23 नवंबर तक ये फैसला बिल्कुल मौखर कर दिया गया। 18 नवंबर को वजारत तालीम ने तजावीज़ सूबों को भिजवाई थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मुल्क भर के तालीमी इदारे जो हैं वो 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद किए जाएँ। जबकि महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारे बंद न करने की तजवीज़ देने के साथ साथ मौसम सरमा में छुट्टियाँ भी ना देने की तजवीज़ पेश की थी। बिल्कुल। और अब मामलात ये हैं कि जो प्राइवेट एसोसिएशन है, जो फेडरेशन है प्राइवेट स्कूल की, वो कहती है कि हमने स्कूल्स खोलने हैं, दरस व तदरीस का सिलसिला जारी रहना चाहिए। हुकूमत, वफाकी हुकूमत ये कहती है कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी हो रही है या मामलात ख़राब हैं। और सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ कुछ प्राइवेट स्कूल से मिलता जुलता है। ज़रा इसी हवाले से काशिफ मिर्ज़ा साहब से बात करते हैं, जो कि सदर है प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो हमें आपका मौक़िफ़ मालूम है, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखते हुए जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको नहीं लगता कि तालीमी इदारे बंद करने चाहिए जैसे हुकूमत कह रही है? देखिए जी, ये सबसे बड़ा अफसोसनाक अमर होगा कि इन हालात में जब एक तरफ आप लाखों की तादाद में जो इस सियासी इज्तिमात कर रहे हैं और मुसलसल 2 माह से कर रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट और तमाम बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज के सरबराहान खुद इसमें शामिल हैं। ये मैं आपको एक बात गुजारिश कर दूं कि ये कोरोना जो है ये फैला नहीं है, ये हमारी जो अरबाब इख्तियार लोग थे, सियासी पार्टीज के जो सरबराहान हैं, इन्होंने जानबूझ के फैलाया है। और अब आप मुझे एक बात, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। नहीं, ये हकीकत है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। अभी आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शनों में कौन सी पार्टी है कि जिसने जो है वो बड़े बड़े इज्तिमात नहीं किए। हम तो एनसीओसी से दरख्वास्त करते रहे, एनसीओसी ने बल्कि रेकमेंड भी किया था, जिसको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तब टर्न डाउन किया था कि सियासी इज्तिमात के ऊपर पाबंदी नहीं होगी। तो अब अगर तालीम के ऊपर आप पाबंदी लगा रहे हैं, उस वक्त लगा रहे हैं जब हमारे फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं, सूबाई वजीर तालीम कह रहे हैं कि जनाब एसओपीज पे जबरदस्त तरीके से जो है नहीं। लेकिन ये जो आप बात करें जलसे जुलूसों की, वजीर आजम इमरान खान ने तो अपने इज्तिमात, अपने जलसे मनसूख किए हैं, हुकूमत ने तो मनसूख किए हैं। और दूसरी जानिब अगर काशिफ साहब एक जानिब अगर गलत काम हो रहा है, लेट्स सपोज हो रहा है जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि बच्चों की लाइफ ऑन स्टेक है इस मामले में? और पेरेंट्स जितने कंसर्न है उनके हवाले से भी तो सोचने की जरूरत है। जी, अब आपकी से 2 बातें हैं। एक तो उन्होंने पाबंदी जो लगाई है वो रिसेंटली लगी है, लेकिन उसके बाद ये भी कल का जो आपने जलसा देख दिया पीटीएम का, हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई उससे आजाद है, ये सारे उसके जिम्मेदार है। अब आ जाते हैं पेरेंट के ऊपर। 87% गैलप सर्वे जो लास्ट आया था, पहले 73% का पेरेंट्स का सर्वे था, फिर 87 की राय आई कि तालीमी इदारे खुले रहने चाहिए। क्योंकि देखें, ये जो ऑनलाइन फैसिलिटी हमारे पास है वो बमुश्किल एलीट स्कूल के 1-2% बच्चे हैं जिनको ये अवेलेबल है। बाकी पाकिस्तान में 14% टोटल नेट फैसिलिटी घरों में अवेलेबल है। अब ना ही वो क्लासरूम एनवायरनमेंट है। पेरेंट खुद कह रहे हैं कि हमारी औलादें बर्बाद हो रही हैं, खुदा के लिए तालीमी इदारे खोलो। मिनिस्टर्स खुद कह रहे हैं कि एसओपीज के ऊपर कहीं अमल दरामद हुआ है तो वो तालीमी इदारे हैं। असर उमर साहब ने ये कहा, शफकत महमूद साहब ने ये कहा। सवाल ये है कि एसओपीज के ऊपर तालीमी इदारों खोलने का फायदा क्या है? हमारी औलादें एजुकेट हो रही हैं कि आपने सैनिटाइज कैसे करना है, मास्क कैसे पहनना है। एक बच्चा है
पेरेंट के साथ आते हैं 4-5 बच्चे बाइक। लेकिन काशिफ साहब, आप बच्चों को उस हद तक इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते जितने आप एडल्ट्स के हवाले से कह सकते हैं। आप बच्चों की SOPs या जो भी आप अगर आप अमल दरामद कराएंगे भी, बट स्टिल खतरा तो है। बच्चे जब आ रहे हैं स्कूल तो उनको तो मुश्किल आएगी, पेरेंट्स परेशान होंगे। आपने जितनी परसेंटेज बताई उसमें से ऐसी परसेंटेज भी तो है जो वालिदैन नहीं भेजना चाहते बच्चों को, और अक्सर नहीं भेजा भी नहीं भेजना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें ये आपकी बात ठीक है। उसमें एक दो बातें मैं इसमें मजीद ऐड कर दूं। यूनेस्को, यूनिसेफ, UNO, WHO और इवन वर्ल्ड बैंक, ये पांचों ने ये रेकमेंड किया है कि जो तालीम का नुकसान है वो कोविड से बड़ा नुकसान है। एक बच्चा जो 6 से 8 माह का आउट ऑफ स्कूल हुआ है, अगले 5 से 7 साल लगेंगे उसकी रिकवरी में। अब जो आपने बात की, अगर 87% कह रहे हैं कि तालीमी इदारे खुलें और अगर 10-12% इसकी हामी में नहीं, तो उनके लिए ऑप्शन मौजूद है कि वो बच्चे स्कूल्स का जो है होमवर्क लें, होम असाइनमेंट लें, वो घर में जाएं, उन पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा। लेकिन वो बच्चे जिनके पास फैसिलिटी नहीं, उनके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनकी औलाद जो है तालीम के जेवर से। ठीक है, अच्छा गॉट योर पॉइंट। लेकिन काशिफ, दूसरी जानिब स्टेट की रिट भी तो कोई चीज होती है ना, स्टेट की पॉलिसीज भी तो कोई चीज होती है। अल्टीमेटली जब एक मैसिव ब्लो होगा तो उससे स्टेट ने निपटना है, फंड्स को मैनेज स्टेट ने करना है, प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने नहीं करना है। तो इसको देखते हुए अगर स्टेट एक चीज रिकमेंड करती है तो डोंट यू थिंक आपको एक जिम्मेदार शहरी और जिम्मेदार फेडरेशन होने के नाते उस पर अमल करना चाहिए? बिल्कुल, इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि तालीमी इदारे इसलिए खुलने रहने चाहिए कि जब ये 6-8 माह बाद जब तालीमी इदारे खुले, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 26.1 मिलियन के 2 करोड़ 61 लाख बच्चे पढ़ते थे, जिनमें से 1 करोड़ 30 लाख बच्चे वापस तालीमी इदारों में नहीं आए। हमारे 15 लाख टीचर रोजगार पे थे, जिनमें से इस वक्त 7 लाख टीचर मुस्तकिल तालीमी इदारे छोड़ चुके हैं, वो कोई ना कोई छोटे मोटे और कामों में लग गए हैं। तो ये तो तालीम की अबतरी है। पाकिस्तान 25A आर्टिकल को कंप्लीट करने में पहले ही बहुत पीछे, 2.5 करोड़ बच्चा हमारा पहले ही आउट ऑफ स्कूल है। हम तो स्टेट की रिट कायम करना चाहते हैं जो कि है 25A आर्टिकल। ठीक है काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आज हम यही उम्मीद करते हैं कि जो 12:30 बजे इजलास होगा, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जो भी मशावरत की जाएगी वो सबके हक में बेहतर हो। चाहे SOPs पे अमल दरामद कराना है, स्कूलों की बंदिश है या उनको खुला रखना है, जो भी मामलात हो बेहतर हो। जाती मफादात को तरजीह न दी जाए, कारोबारी मफादात को भी तरजीह न दी जाए, बच्चों की लाइफ को तरजीह दी जाए। बिल्कुल। अब इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नावल राख पर। तार साहब का लिखा हुआ नावल राख उर्दू अदब के बड़े नावलों में शुमार होता है। ये तहजीबी राख की दास्तान है। ये 50 साल पाकिस्तान की जो तारीख है उसका अहाता करता है। और तार साहब ने इस नावल में 50 साल जो तारीख है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के मसाइल का जो सबब बनने वाले मुख्तलिफ हल्के हैं, तो तार साहब ने बड़ा खुल कर इस पर लिखा है। और किसी भी अदीब की जिम्मेदारी होती है, और वो उन्होंने अखलाकी ज़िम्मेदारी इस राख के अंदर और अपने इवन खसो खाशाक ज़माने के अंदर भी वो मुकम्मल तौर पे पूरी की है। और राख के हवाले से हम बात करेंगे तार साहब से। और मेरा पहला सवाल सर ये है कि सबसे पहले तो इसका एक अमूमी से तारुफ करवा दीजिए राख नावल का, ये कितने अरसे में लिखा गया, और दूसरा जो है कि इसकी जो बुनियादी तहरीक क्या थी, यानी क्या सोच के आपने ये नावल लिखा था और ये किस सन में शाया हुआ था? मैं शायद उन आखिरी लोगों में से हूँ जिन्होंने 47 की पार्टीशन को देखा, कत्लेआम को देखा, फसादात को महसूस किया। 6-7 बरस का था, तो हम रहते थे चैम्बरलैन रोड, लाहौर, ग्वाल मंडी के आगे मोची दरवाजे की तरफ सड़क जाती वहाँ पे। और हमारे इर्द गिर्द सारा हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। मसलन गुरु अर्जन नगर था, कृष्णा गली थी, गांधी स्क्वायर था, निस्बत रोड, ये टोटली हिंदू एरियाज थे। और उसके पास ज़रा आगे शालमी जो था, शालमी वॉज फुल ऑफ हिंदू ज्वेलर्स, ज़्यादा ज्वेलर्स थे। मुझे वो अब तक बाज़ार याद है क्योंकि मैं रंगमहल मिशन हाई स्कूल पढ़ने जाता था तो उसमें से गुजर के जाता था, बड़ा तंग सा बाज़ार था। सही। तो जब फसादात शुरू हुए तो शालमी को आग लगा दी गई, और वो पूरे खित्ते को, क्योंकि वो कलाबंद होके बैठ गए थे। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में नहीं जाएगा, लाहौर हिंदुस्तान में जाएगा। चुनाचे वो गए नहीं, उन्होंने यहाँ से जिस तरह बाकी आबादी ने नकल मकानी की, उन्होंने नहीं किया। अच्छा। तो वो आग लगा दी गई, और वो आग मेरा ख्याल है तकरीबन 3-4 हफ्ते जलती रही। तो ह्यूज एरिया, वहाँ हज़ारों लोग रहते थे, हज़ारों घर थे।
बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट थी, मंदिर थे, मस्जिदें भी थीं। खैर, और वो जब रात को सोते थे तीसरी मंजिल पर, वाकई गर्मियाँ थी, ठीक। तो वो आग दिखाई देती थी हमें लाहौर के उसमें आसमान पे, और लाहौर के पुराने जो बामुदर हैं वो झिलमिलाते थे उस आग में। और उसके साथ ही जब सुबह सवेरे हम बेदार होते थे तो हमारे चेहरों पर राख लगी होती थी, और खेस होते थे सूती वाइट, उनके ऊपर राख होती थी, और वो राख होती थी उन बई खातों की जो वो जल रहे हैं, उन लोगों की, कपड़ों की, मकानों की, लकड़ी की, आराइशों की, जो भी इंसानी जो होती है आबादी, उसमें जो कुछ होता है वो सब कुछ जल रहा था, मतलब सब कुछ ही जल रहा था। तो वो राख जो थी वो मेरा ख्याल है 15-20 रोज तक रोज़ाना, मेरी वालदा को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, सफ़ेद खेस होते थे, वो ख़राब हो जाते थे, उनको धोना पड़ता था। तो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ राख लफ्ज़, शालमी की जो आग लगी, क्योंकि वो डिपिक्ट करता था एक इरा के ख़त्म होने का, एक इरा के बिल्कुल माजी में चले जाने का, और जो इंसान पे जुल्म रवा रखता है, उसकी वो स्याही थी जिसके साथ तारीख़ लिखी जाती है। तो इस तरह राख का जो है उन्वान मैंने रखा। ये सर किस सन में शाया हुआ था साहब, ये जो राख नावल है? सन मुझे याद नहीं रहते, मेरा ख्याल है कि 96 में हुआ होगा, या सन मुझे नहीं याद रहते। सर थोड़ी देर के लिए बहाव नावल की तरफ चलते हैं। बहाव नावल में डोरगा किरदार है जो कि भैंसे को पिछाड़ता है। भैंसा जो है वो ताकत की इलामत है, डोरगा जो है उसकी नस्लों ने गुर्बत और कमज़ोरी और वो सारी चीज़ें देखी हैं, और उस नावल में कारी को मालूम होता है कि ये जो है ये अज़ल से अब तक ये एक जंग है जो कि जारी रहेगी कमज़ोर और ताकतवर के दरमियान में। लेकिन इस नावल में राख में बहुत इब्तदाई सफ़ों पे डस्ट इंटू डस्ट, एशेज़ इंटू एशेज़ कि ये आपने इस तरह कहा है कि ये जितनी भी जंगें होती हैं, ये जो कुछ भी होता है, जो भी आपस में लड़ाइयाँ और ये सब कुछ जो भी है, ये सब डस्ट इंटू डस्ट और एशेज़ इंटू एशेज़, सब राख है। तो इसमें थोड़ी सी कुछ नाउमीदी की सी झलक नज़र नहीं आती? मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि थोड़ी सी इसमें गलत फहमी होती कि आप ये देखें कि वो कैरेक्टर कौन है जो ये कह रहा है, वो ज़रूरी नहीं मुसन्निफ़ कह रहा है, वो कैरेक्टर कह रहा है। उसकी आप अगर हयात देखेंगे, उसके तजर्बे देखेंगे, तो उन तजर्बों का जो निचोड़ है वो बयान कर रहा है। यानी ओवरऑल डस्ट इन टू डस्ट एंड एशेज़ इन टू एशेज़ एक बहुत बड़ी हकीकत है ज़िंदगी, और मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि भाई हमने, ज़ाहिर है कि सब ने राख होना है, और ये फना का ही है सारा मंजर, खेल तमाशा जो भी है, एंड रिजल्ट तो यही है ना। तो मैं खुद मतलब मैं कनूती शख्स नहीं हूँ, लेकिन एट टाइम्स जब मैं गौर करता हूँ कायनात पे या दुनिया पे, तो थोड़ा सा कनूती हो जाता हूँ। एक फिल्म आई थी, उसमें एक किरदार है वो बहुत घूमा फिरा हुआ है, तो उससे जब भी कोई बात करता है तो वो कहता है दैट इज़ अनदर स्टोरी एंड आई डोंट हैव टाइम फॉर इट। मेरा इन दिनों को यही मसला हुआ है कि आप जो भी पूछेंगे तो दैट इज़ अनदर स्टोरी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो आप इंतजार कर रहे होंगे निकले तेरी तलाश में, लेकिन अभी हमारे पास कुछ और भी है जो हमने आपसे शेयर करना है। बिल्कुल बड़ा खास है, और कोरोना वैक्सीन के हवाले से है। पाकिस्तान इस हवाले से कोशिशें भी कर रहा है, दुनिया भर में तो जारी हैं। अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स बात करें, लेकिन इससे पहले ये बता दें, एक बड़ी अहम शख्सियत है जिनसे हमने बात करनी है इस हवाले से। वैक्सीन के बारे में बताएं तो मुख्तलिफ ममालिक में इस वैक्सीन की तैयारी का मरहला जारी है। इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल हालिया तौर पर जारी हैं। हालिया दिनों में अमरीकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक के मस्बत नताइज सामने आए हैं, और अमरीकी कंपनी मॉडरेना ने भी इस हवाले से अपनी तैयार करदा वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के इब्तदाई नताइज जारी किए हैं, जो कि 95% तक कहा जा रहा है कि दुरुस्त साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों की तैयार करदा वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त जारी हैं। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हैं, उन्होंने कहा कि 5300 अफराद के ट्रायल पाकिस्तान में होने जा रहे हैं और मस्बत नताइज इसके सामने आएंगे। इससे पहले ही पाकिस्तान तकरीबन $15 करोड़ की मंजूरी दी जा चुकी है पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की और वैक्सीन की खरीदारी
तैयारी के लिए। इसके साथ साथ जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके हवाले से भी उनका भी मैं तारुफ करवाती चलूँ। फार्माकोलॉजी, वायरोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी के शोबों में आउटस्टैंडिंग खदमात पर रवां साल चीन की जानिब से उन्हें आला तरीन साइंसी अवार्ड से भी नवाजा गया है। और उन्हें चीन के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, जेनेटिक और एग्री साइंस के शोबों में ताउन बढ़ाया है। और डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनको ये साइंटिफिक अवार्ड चीनी सदर शी ने दिया, जिनकी जानिब से डॉक्टर अताउर रहमान को इससे पहले भी 4 सिविल अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। इस वक्त वो वज़ीर आज़म टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन की हैसियत से अपने फराइज़ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस अचीवमेंट के हवाले से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुबारकबाद पर। यह वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था कि इस्लामी दुनिया में सबसे पहला साइंसदान जिसको प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो हाईएस्ट चाइना का अवार्ड दिया वो मुझे मिला। और ये उन खिदमात में मिला जो मैंने चाइना के साथ बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं पिछले 30 साल में, जिसके अंदर पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर बहुत सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस वक्त बना रहा है, जिसमें कुछ बन गए हैं और कुछ बनाए जा रहे हैं। तो चाइना एक बहुत उभरता हुआ एक मुल्क है और हमें, और हमारा दोस्त मुल्क है, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि चाइना के साथ मिलकर बहुत सारे हम प्रोग्राम शुरू करें। आपको शायद जानकर हैरत होगी कि पिछले साल चाइना से जो बैनुल अक़वामी पैटेंट्स आए हैं वो 400% ज्यादा थे अमेरिका के बैनुल अक़वामी पैटेंट्स के मुकाबले में। अच्छा। इसी तरह जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो चाइना इस वक्त एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो अखराजात कर रहा है, वो अमेरिका से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो एक बहुत तेजी से उभरता हुआ मुल्क है और पाकिस्तान के लिए बहुत सुनहरा मौका है। डॉक्टर साहब, हम चीन के साथ जिन मामलात के अंदर कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसा कि आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जिक्र किया कि कई बन रहे हैं, कई बन चुके हैं, मजमूई तौर पर इस सारे अमल के नताइज पाकिस्तान के लिए कब तक जाहिर होंगे? क्योंकि हम तो रिसर्च वर्क के अंदर बहुत पीछे हैं और चीन की निस्बत तो बहुत ही पीछे हैं। तो कब तक नताइज हमारे लिए सामने आएंगे इसके? इसमें कुछ नताइज तो सामने आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे जो एक चाइना के साथ मिलकर और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर हमने एक यूनिवर्सिटी कायम कर ली है जो कि हरीपुर में है, हरीपुर में, और इसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह भी किया था। इसमें 4 चाइनीज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं और इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो ये पाकिस्तान की पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कहलाई जा सकती है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और ऑस्ट्रिया का साथ है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है हाइब्रिड सीड्स, यानी कि जो राइस चावल के जो सीड्स बनाने हैं, उसका प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ हो रहा है। वायरस रिसर्च के ऊपर, वायरोलॉजी के ऊपर, और खासतौर पे कोरोना वायरस के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम कराची यूनिवर्सिटी में इसी इदारे में इंटरनेशनल सेंटर के साथ भी शुरू हो चुका है। इस तरह मुल्क में बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं इसके। डॉक्टर साहब, आपने वायरस के हवाले से, कोरोना के हवाले से बात की, तो अगर हम चाइना की भी बात करें तो पाकिस्तान में जो चीनी कंपनियों की जानिब से बनाई गई वैक्सीन है, उसके ट्रायल जारी हैं। कितना पॉजिटिव है और कितनी ये मौसर होगी, क्या इसके रिजल्ट्स हैं? इस हवाले से, पेशरफ्त के हवाले से हमें हमारे इल्म में इजाफा कीजिएगा। इस वक्त 2 चाइनीज कंपनीज के ट्रायल्स हो रहे हैं। एक तो कराची में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, जिससे मैं भी वाबस्ता हूँ, वो चाइना की जो सबसे बड़ी कंपनी है सिनोफार्म, उसके साथ क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर। और इसी तरह के ट्रायल्स सिनोवैक, एक दूसरी कंपनी है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं और बहुत मुस्बित नताइज हैं। ये जो वैक्सीन है मेरे नजरिए में ये बहुत बेहतर हैं। उस वैक्सीन का जिसका आपने जिक्र किया फाइजर का, और जो जर्मन बायोटेक के साथ मिलकर हो रहा है, क्योंकि वो -80 डिग्रीज के ऊपर उस वैक्सीन को रखना पड़ता है और ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे लो कोल्ड चेन को स्टैब्लिश करने के लिए। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मौजूद होगा। डॉक्टर साहब, ये जो चाइनीज वैक्सीन है इसको 80 डिग्री तक, -80 डिग्री तक नहीं रखना पड़ेगा? इसको रखना आसान है हमारे लिए? जी हाँ, इसको -20 है, जो कि बहुत आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है और ये आम वैक्सीन की तरह इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वो जो वैक्सीन है जो फाइजर ने डेवलप करी है, वो सिर्फ मगरबी ममालिक के लिए मुनासिब है, हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो सब कब तक, टाइम थोड़ा सा कम है, कब तक मुयस्सर हो पाएगी एक आम आदमी को कोरोना वैक्सीन?
6 महीने का टाइम अभी और लगेगा। आप अगले साल अप्रैल और जून के दरमियान आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये वैक्सीन अवेलेबल होंगी। उससे पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल है सबसे पहले, जो उसके ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और फिर अवेलेबिलिटी। तो जब तक ये अप्रैल से जून अगले साल तक अवेलेबल होंगी, और उससे पहले आपके पास कोई इसका रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप एहतियात करें और एसओपीज को फॉलो करें। डॉक्टर साहब, चूंकि हमने प्रोग्राम में अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, हम चाहेंगे कि हम आपसे इस कोरोना की सेकंड वेव के हवाले से मैसेज लें, क्योंकि सियासतदान तो सुन नहीं रहे, शायद आप इतने सीनियर साइंसदान हैं कि आपकी बात लोग सुन लें और इसको वैल्यू कर लें कि ये सेकेंड वेव कितनी खतरनाक है और हमें कितनी एहतियात की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी। ये जो सेकेंड वेव है इसमें ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमने इसका जो जीनोम एनालिसिस किया, इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है इस वायरस का, इसका एनालिसिस हमारी ही कराची यूनिवर्सिटी की जो लेबोरेटरी है, जमीरुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम पे मंसूब है क्योंकि मेरी ही डोनेशन से बनाई गई है, वहाँ पता चला है कि इसमें तेजी से वायरस में म्यूटेशन हो रही है, और जो स्पाइक प्रोटीन जो है वहाँ पे म्यूटेशन जो है वो डिस्कवर हुई है, जो कराची में खासतौर पे जो सबसे ज्यादा कॉमन जो इस वक्त फैला हुआ है ये कोरोना वायरस का वैरायटी, वो वाली है जो बहुत तेजी से एग्रेसिव है और बहुत अमवात जो है बहुत जल्द वाक़ई हो रही हैं। और ये जो है ये गालिबन पहले उसमें भी वेव में थी और सेकंड वेव में भी ये वैरायटी मौजूद है, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इस वक्त जो है ये बहुत ही अहम है कि हुकूमत सख्ती से इंतजाम करे और सारी चारों सूबाई हुकूमतें फेडरल हुकूमत के साथ ताउन करें, ताकि जो कुछ SOPs हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए पूरी कोशिश की जाए, वरना ये काबू से बाहर हो रहा है, और इसको अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो अल्लाह ना करे ये हिंदुस्तान ऐसी शक्ल ना इख्तियार कर ले। राइट डॉक्टर साहब, इट्स एन ऑनर टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। इंशाल्लाह इन डिटेल्स मौका मिला तो जरूर मजीद आपसे बात करेंगे। एक बार फिर आपको बाद आपकी रिसेंट अचीवमेंट्स को लेकर इसी पॉइंट पे हमने ब्रेक लेनी है। और कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने कहा ना, वायरस म्यूटेट हो रहा है, शक्ल चेंज कर रहा है। जिस शख्स को कोरोना वायरस हुआ है उससे जरा नाज़रीन एक बार जरूर पूछिए अगर आपका राब्ता हो कि इसका असर क्या होता है। इट्स वेरी डेंजरस, तो एहतियात करें। लेकिन अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि निकले तेरी तलाश में का सेकंड पार्ट आपने देखना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। सर, उर्दू नावल्स में हमने देखा है कि उनकी बुनियाद जो है वो अमूमन किरदारों के बनते बिगड़ते ताल्लुकात और इस तरीके से इवन जो ड्रामा हमारे यहाँ है या नावल है तो उस तरह की सिचुएशंस पे होता है। कम नावल ऐसे हैं जिनमें ज़मीन का तफसीली जिक्र मौजूद हो। आपके नावलों में धुंध की खुशबू से लेकर यानी इवन जो कीड़े मकोड़े हैं जो ज़मीन के, उस हद तक भी बड़ी डिटेल मिलती है। लैंडस्केप किसी भी नावल निगार के लिए क्या अहम होती है तो क्यों होती है? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कि आपकी नावल्स में क्या हम कह सकते हैं कि जो लैंडस्केप इटसेल्फ है वो यानी बाकायदा खुद एक किरदार की सूरत में, नावल का एक बड़ा ताकतवर किरदार की सूरत में सामने आती है, जिस तरीके से राख में वादी सवात का मंजर है या डेजर्ट का जो नक्शा चोलिस्तान का आपने खींचा है, या इवन मतलब लैंडस्केप एक किरदार के तौर पे आपके नजर आती है? साहब, लैंडस्केप हर बड़े नावल के लिए अहम होती है, अनटिल अनलेस मतलब है कि वो एक मुख्तलिफ नौइयत का नावल हो, मतलब काफका का ट्रायल है तो उसमें नहीं होगी, या अलबकामियों का है द स्ट्रेंजर द आउटसाइडर, तो ऐसे नावलों के लिए नहीं होगी जो अपने मन में डूब के सुराग पाते हैं किसी बड़े सच का। लेकिन जब आप एक बड़ी मुआशरे को लेते हैं, एक सरजमीन की कहानी बयान करते हैं, तो सरजमीन की कहानी लैंडस्केप के बगैर बयान नहीं की जा सकती। अनफॉर्चुनेटली सब नहीं, उसमें एक्सेप्शंस हैं बहुत बड़ी, अब्दुल्ला हुसैन की है, अपना कुरतुलैन हैदर की है, लेकिन बेशतर उर्दू जो फिक्शन लिखने वाले हैं उन्होंने लैंडस्केप पर तवज्जो इसलिए नहीं दी कि वो लैंडस्केप को जानते ही नहीं हैं, वो घूमे फिरे ही नहीं है अपनी सरजमीन पे। तो इस सिलसिले में मुझे याद आता है जी, और मैं अक्सर कोट करता हूँ कि यशार कमाल मेरा फेवरेट टर्किश राइटर, महमद माई हॉक वाला और वगैरह वगैरह, मैंने अपने पौधे का नाम उसके ऊपर रखा जी। तो उसने एक जगह लिखा था कि जब तक एक जो है अदीब
وہ یہ نہیں جانتا کہ ایک جنگل ہے اور اس جنگل میں جو درخت ہیں ان کے نام کیا ہیں, وہ کون سے موسموں میں پھل دیتے ہیں, اور اس کے درمیان جو ایک تالاب ہے اس میں کیڑے مکوڑے کس قسم کے رہتے ہیں, اور جو فصلیں ہیں کون سے موسموں میں پکتی ہیں, کون سے موسموں میں وہ اپنا ان کو کاٹا جاتا ہے, اور اس ایریے کے تمام کے ہر موسم میں کون سی فصلیں ہیں جو نمو پاتی ہیں اور کون سے کھانے پکائے جاتے ہیں. یہ سب کچھ اگر ایک ناول نگار نہیں جانتا تو وہ کامیاب ناول نگار نہیں بن سکتا. اب میں نے کوئی انٹینشنلی نہیں کیا, آپ جانتے ہیں کہ میں بنیادی طور پہ ایک آوارہ گرد ہوں, بہت گھوما پھرا ہوں, اور مجھے یہ بھی آسانی ہے کہ بورن اینڈ بریڈ تو لاہور کے ہم ہیں, لیکن میرے اندر وہ دیہات کی روح چلی آئی ہے پرانی میرے آباء و اجداد کی, چنانچہ میں سرزمین کو پہچانتا ہوں, میں اس کی خوشبو سے واقف ہوں. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہیں کھلی فضا میں جہاں کھیت اور کھیتوں کی خوشبو, اس خوشبو کے بغیر جو ہریاول کی ہے, اور اس میں بے شک جوہر ہیں ان کی بھی ایک ناگوار سی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی مجھے عزیز ہے. اب آپ شاید اگر بہت ہی شہری ہیں تو آپ مطلب اس کو شاید نہ سمجھ سکیں, لیکن جانوروں کی اور ان کے گوبر کی بھی جو ایک مہک ہوتی ہے وہ پورا جو آپ کا ہے سیناریو گاؤں کا اس کو مکمل کرتی. تو اس لیے ایک تو یہ مطلب اٹ واز نیچرل فار می کہ میں نے لینڈسکیپ کو بیان کرنا ہے. دوسرا وہی جو میں نے بات کی کہ ہمارے بیشتر جو فکشن ہے اس میں پتہ نہیں چلتا یہ کون سا شہر ہے, کون سی جگہ ہے, محلہ کون سا, گلی کون سی. تو راکھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی جیپ پہ وہ چلتے ہیں, نہر کے کنارے چلتے ہیں, مال روڈ ہے, اس کی ساری بلڈنگیں ہیں وغیرہ وغیرہ. آئی فیل کہ شہر جو ہوتا ہے یا لینڈسکیپ آپ کہہ لیں, یہ ایک اور کریکٹر ہوتا ہے ناول کا, اور اس کریکٹر کے وہ بڑا ڈومیننٹ کریکٹر ہوتا ہے. اس کریکٹر کے بغیر باقی کریکٹر جو ہیں وہ ڈویلپ نہیں کر سکتے. عبداللہ حسین صاحب نے کہا تھا کہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس دھرتی کے بایوگرافر ہیں, تو مطلب آپ کیا کہیں گے عبداللہ حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ؟ ہاں, وہ اس نے وہ پڑھ کے بہاؤ پڑھ کے نے کیا تھا, لیکن آپ عبداللہ میں بھی دیکھیں اس میں لینڈسکیپ, جی, کیونکہ موازنہ ہمیشہ عبداللہ کے اداس نسلیں کا اور پیار کا اپنا یہ آگ کا دریا کا ہوتا ہے. آگ کا دریا میں بھی لینڈسکیپ ہے, لیکن پرانی لینڈسکیپ ہے, یعنی وہ گوتم نیلمبر والی, لیکن یہاں ٹھیٹھ پنجاب کی لینڈسکیپ ہے اور اسی قسم کے کریکٹر ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہوتا ہے کہ بیل بھاگ رہے ہیں, بیل گاڑی, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. آپ کی ناول میں خالد کالیہ جو ہے وہ ایک بڑا ہی مضبوط کردار ہے, اور خالد کالیہ جو ہے وہ بظاہر مجرم نظر آتا ہے, ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک ذہین فرد بھی ہے, اور وہ اخلاقیات کی ایک اعلیٰ سطح پر ہمیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے, ریاستی قوانین سے بھی بالا تر. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے, یعنی وہ ایک میڈیاکر شخص بالکل بھی نہیں ہے, اور وہ ذہین فرد ہے. دیکھیں, ایک تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو قانون کیا ہے, اس کی بہت میں سیریس توجہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن بنیادی طور پہ قانون جو ہے جو ایک معاشرہ تخلیق پاتا ہے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معاشرہ مورلی کریکٹ ہو, وہ مورلی کرپٹ بھی ہو سکتا ہے, جس کا آپ کے سامنے ہیں بہت سارے ثبوت. تو وہ اپنی جو اس نے جو بھی آئیڈینٹی بنائی ہوئی ہے, کرپٹ ہے یا نہیں ہے یا واٹ ایور, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اس کے دفاع کے لیے قانون بنا تھا. لیکن اگر کوئی شخص ان سے ذرا جدا ہے, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور وہ قانون کو پار کرتا ہے, تو میری نزدیک وہ قانون کو پار نہیں کر رہا, وہ اس معاشرے کی جو حد بندی جو معاشرے نے بنائی ہوئی اور اس نے اپنے لیے بنائی ہوئی, خلق خدا کے لیے شاید نہ بنائی. چنانچہ زاہد کالیہ ایک ایسا ہی شخص ہے, میں اس کو حد بندی کے پار اگر دیکھتا ہوں تو میں قانون شکنی اس میں نہیں دیکھتا. اس میں جس میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہوڑ مت ہے, ایک کامن سینس ہے,
کہ یہاں پہ جو نوادرات ہیں، جو اینٹیکس ہیں، وہ جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے لوگ توڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں گھوڑے کا ایک بت لگائیں تو آ جاتے ہیں لوگ کہ اس کو توڑنا چاہیے. راکھ ناول میں کرسمس کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برگیتا ہیں وہ کیونکہ ایک طاقتور کردار ہے اس ناول کا، اور برگیتا جو ہے وہ کیونکہ عیسائی ہیں، جس کی وجہ سے اس ناول میں کرسمس کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، کرسمس پورے اس کو منانے کا؟ یا اس وقت لاہور میں ایسے ہی ہوتا تھا، یعنی لاہور میں اس وقت کرسمس بہت بڑے پیمانے پر اس طرح منایا جاتا تھا یہ سب کچھ؟ ایک فلم آئی تھی، اس میں ایک کردار ہے وہ بہت گھوما پھرا ہوا ہے، تو اس سے جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے دیٹ از اندر اسٹوری اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار اٹ. میرا ان دنوں کو یہی مسئلہ ہوا ہے کہ آپ جو بھی پوچھیں گے تو دیٹ از اندر اسٹوری. میری لاہور ان زمانوں کا، اس کے بارے میں نے لکھا بھی ہے، کہانی بھی ہے ایک لاہور کی آرٹ گیلری. اس میں تو بڑی رنگین تصویریں ہوتی تھی لاہور کی آرٹ گیلری میں. آج کل یہ بے رنگ ہے، ایک رنگ کی ہی ہے. اور وہ زمانہ تھا جس طرح میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں کہ لکشمی مینشن میں مسلمانوں کے گھر بھی تھے، 2-3 ہندوؤں کے گھر بھی تھے، کرسچنز کے بھی تھے، پارسی کے بھی تھے. پورے لاہور میں یہی کیفیت تھی. کرسمس بڑے بھرپور انداز میں منائی جاتی تھی. ہمارے جو کرسچن نیبر تھے وہ سارے ہمیں کرسمس کیک بھیجتے تھے. امی نہیں کھاتی تھی کیونکہ ان کا کچھ اور خیال تھا، لیکن ہم کھاتے تھے. اور اسی طرح جو سروسز ہوتی تھی وہاں پہ نوجوان خاص طور پہ شرکت کرتے تھے، اور کوئی مذہبی ان میں جذبہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کوئی رونق شونق بہت ہوتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ذرا بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں کرسمس کے اوپر، اور کرسمس ٹریز اور سارا کچھ. تو باقاعدہ کرسمس ایک ایونٹ تھا. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کرسمس منائیں، دیوالی منائیں، بسنت منائیں، اور جو لوکل تہوار ہے وہ منائیں. آپ مطلب ہے کہ وہ سینٹ ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا آپ نے، اور ہالووین منانی شروع کر دیا ہے، تو اس سے بہتر نہیں کہ اپنے لوکل تہوار منائے جائیں. تو کرسمس باقاعدہ منائی جاتی تھی. اور وہ آپ اس کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور جم خانہ میں جہاں پہ لائبریری، قائد اعظم لائبریری، اب وہاں بہترین کرسمس کا ایک ہوتا تھا مطلب ایک فنکشن کہہ لیں. اور آپ جا کے نوٹ کریں کہ بیسیکلی اس سے ڈانسنگ فلور لکڑی کا بنا ہوا ہے. اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا 1-2 کرسمسز پہ وہاں پہ جانے پر. لاہور کا فلیٹیز ہوٹل میں بھی اسی طرح ہوتا تھا. انٹرنیشنل میں بھی ایک برٹ انسٹیٹیوٹ تھا جو صرف کرسچنز کا تھا. اس کے بعد YMCA ہال میں. تو پورے لاہور میں کرسمس کی سیلیبریشن ہوتی تھی. سر، راکھ ناول میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکشمی مینشن اور لاہور کے مختلف ایریاز جو ہیں اس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہاں کے، انہوں نے بڑوں کے نام رکھے ہوئے ہیں اور بڑے عجیب و غریب نام رکھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ہمارے گاؤں میں جگتوں کا اور اس مزاح کا اور ایک دوسرے پہ یعنی جگت اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اس طرح کی ایک روایات تھیں. ان تمام چیزوں کو لے کے آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ فراغ دلی انسانیت کی دلیل تھی، اب ہم جانور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جانور ہوتے جا رہے ہیں یا مہذب ہوتے جا رہے ہیں؟ یعنی کیونکہ ایک زاویے سے دیکھیں تو آپ جناب والا جو معاملہ ہے، یعنی آپ جناب، یہ تو ایک مطلب تہذیبی علامت ہے، مہذب ہونے کی علامت ہے. جب بھی انسان کیلکولیٹڈ ہو جاتا ہے نا کہ میں نے یہاں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور وہ اپنے اندر کو چھپا لیتا ہے، اور اس کا اندر کیا ہے؟ اس کی سرزمین ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کے کھیت ہیں، اس کے پانی ہے، اور اس کی خوراک ہے، اور اس خوراک کو کس طرح کھایا جاتا ہے. جب آپ اس سب کی پردہ پوشی کر کے ایک رسپیکٹیبل اور معزز زندگی گزارتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انسانیت کے جو ہے مرتبہ جو ہے اس سے ذرا پرے ہو جاتے. سر، آپ کا جو ریگولر ریڈر ہے، یعنی جو آپ کا باقاعدہ کاری ہے، جس نے آپ کے تمام سفر نامے پڑھ رکھے ہیں، جس نے آپ کے تمام ناولز پڑھ رکھے ہیں یا کالم پڑھتا ہے ریگولر، جب وہ راکھ ناول پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو مشاہد کردار ہے، جو کہ ایک بڑا کردار ہے اور مضبوط کردار ہے، مشاہد کردار کے حوالے سے اس کو گماں ہوتا ہے، اور بڑا قوی گماں ہوتا ہے کہ مشاہد جو کردار ہے وہ ایکچولی مستنصر حسین تارڑ ہیں. یعنی انگلستان کی زندگی سے لے کے اور ٹیکسٹائل کی ٹریننگ سے لے کے اور لکشمی مینشن کے وہ پورے کہانیاں اور وہ داستانیں، تو مطلب یہ جو کاری کا گماں ہے یہ درست ہے؟ اوور آل آلموسٹ 95% ناولز، اور خاص طور پہ پہلے ناول، وہ ہمیشہ سیمی آٹو بایوگرافیکل ہوتے ہیں.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا ناول اگر آپ نے بہت اچھا لکھ لیا تو اصل آپ کا ٹیسٹ دوسرا ناول ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اپنا بارود استعمال کر لیا نا اپنی ذات کا جو بھی ہے۔ چنانچہ بیشتر ناول جو ہیں وہ سیمی آٹو بایوگرافیکل ہوتے ہیں۔ آف ریزرز ایج یا سمرسیٹ موم کا وہ آپ دیکھ لیں، ارنسٹ ہیمنگوے کے تقریباً سارے ہی ناول وہ سیمی بھی نہیں آٹو بایوگرافیکل ہیں، صرف نام چینج کیے ہوئے ہیں جہاں جہاں وہ گیا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی اس میں آپ کا پرتو نظر نہ آئے، اور اس کو فکشنلائز کیا جاتا ہے تو کافی حد تک وہ سیمی آٹو بایوگرافیکل ہے۔ ناظرین، راکھ ناول جو ہے وہ غیر معمولی طور پر ایک بہت بڑا ناول ہے، اور اس پر یقیناً بہت سارے اہم ترین سوالات جو کہ ناول کے اندر سے ہیں وہ ابھی رہ گئے ہیں، اور اس کو ہم اگلی قسط میں سمیٹیں گے۔ تو دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش میں۔ ایکسپریسو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور اب ڈے ان ہسٹری میں ایک اور اہم شخصیت کا ذکر۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جمیل الدین عالی صاحب کی، جنہوں نے بیک وقت شاعر، ادیب، محقق، دانشور اور کالم نگار کی حیثیت سے اپنا نام اور مقام بنایا۔ وہ 20 جنوری 1925 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا غالب کے شاگردوں میں شامل تھے۔ چلیے جمیل الدین عالی کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو ان کے والد شاعر، جبکہ والدہ کا تعلق اردو کے مشہور شاعر میر درد کے خاندان سے تھا۔ وہ کئی سال تک اردو ڈکشنری بورڈ کے سربراہ کے طور پر بھی کام کرتے رہے اور 55 سال تک انجمن ترقی اردو سے وابستہ رہے۔ جمیل الدین عالی کی مشہور اردو ادبی کتابوں میں اے میرے دشت سخن، جیوے جیوے پاکستان، لا حاصل اور نئی کرن شامل ہیں۔ انہوں نے سفرنامے بھی لکھے۔ ان کے سفرناموں میں دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، آئلینڈ اور حرف نے مقبولیت سمیٹی۔ جمیل الدین عالی نے سن 65 کی جنگ میں وطن عزیز کے لیے کئی مشہور ملی نغمے لکھے جو بڑے ہی مقبول ہوئے، جیسے کہ اے وطن کے سجیلے جوانوں، اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا۔ اسلامی سربراہی کانفرنس میں انہوں نے ایک ملی نغمہ تخلیق کیا تھا جس نے دھوم مچا دی تھی، جسے مہدی ظہیر نے گایا۔ ہم تابت سید تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ ان کی اردو ادب کے لیے شاندار خدمات ہیں، اور آج اس حوالے سے ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا۔ بالکل ایسے۔ اور سن 2000 کی بات کیجئے تو انہیں 17 تمغہ امتیاز بھی دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے آج ہم نے ان کو یاد کیا۔ اور 23 نومبر 2015 کو آج ہی کے دن ہم سے جدا ہوئے۔ خراج تحسین ہم نے پیش کیا جمیل الدین عالی صاحب کو، اور آگے بڑھنا بالکل آگے بڑھیں گے، اور اب ہم جائیں گے اپنے کولڈ کچن میں، جہاں پر ہمیں شیف جو ہیں رضا ہمایوں، میں نام بھول گئی تھی، رضا، اور پھر ہمارے پاس مختلف آتی ہے نا، شیف رضا ہمیں کچھ بتانے والی ہیں کولڈ کچن میں، تو ان سے جانتے ہیں۔ اوور ٹو یو رضا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضا ہمایوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو کولڈ کچن۔ ناظرین، سردیاں آ چکی ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھروں میں حلوہ جات نہ بنے؟ اسی لیے فوڈ ٹریبیون ایپ کی کولیبوریشن کے ساتھ میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک ایسی ریسیپی جو کہ بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی نیوٹریشس ہے۔ آپ اس کو بریک فاسٹ یا برنچ میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم بناتے ہیں انڈے کا حلوہ۔ سب سے پہلے ہم ایک پین کے اندر 1 کپ گھی لے لیں گے اور گھی کو میلٹ کریں گے۔ اس کے بعد اس کے اندر 1 کپ سیمولینا یعنی کہ سوجی ایڈ کریں گے اور اس کو کوک کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر 1/2 کپ آف ملک ایڈ کریں گے اور اس کو اتنا کوک کریں گے کہ سیمولینا اس ملک کو ایبزارب کر لے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے اندر 4 to 5 بیٹن ایگز ایڈ کریں گے۔ ایگز کو گریجولی ایڈ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی لمپس نہ بن جائیں۔ جنرلی یہی پرسیپشن ہوتا ہے کہ ایگز کے اندر جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، اور یہ صحیح بات بھی ہے، لیکن سرپرائزنگلی جو ایگز کا کولیسٹرول لیول ہے وہ ہماری باڈی کے کولیسٹرول لیولز کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ڈائٹ پہ ہیں یا اوبیز ہیں وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر کارڈمم پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ کارڈمم پاؤڈر جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا ڈیوریٹک ہے اور آپ کی باڈی کے اندر سے جتنے بھی ٹاکسنز وغیرہ ہیں ان کو ریموو کرتا ہے، ڈائجیشن میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور جتنے بھی ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہیں یا یورک ایسڈ کے پیشنٹس ہیں ان کی باڈی سے وہ ٹاکسنز کو ریموو کر دے گا۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر 1 کپ شوگر ایڈ کریں گے۔ ڈائبیٹک پیشنٹس اس کے لیے ایک بیٹر آپشن یعنی کہ اسٹیویا یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی شوگر میلٹ ہوگی ہم اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے۔
फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर रेजिन्स और क्रश्ड आलमंड्स ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर कैश्यू नट्स ऐड कर देंगे। तो हमारी बहुत ही क्विक सी और इंटरेस्टिंग सी और मज़ेदार रेसिपी तैयार हो गई है, अंडे का हलवा। अगर आपने हमारी रेसिपी को मिस कर दिया है या आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो एक्सप्रेसो के फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ये सेगमेंट अपलोड हो जाएगा और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको फूड ट्रिब्यून ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहां पर जाके इस रेसिपी को दोबारा से देख सकते हैं। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इतना अच्छा गाना तो दिखाया नहीं उनका। कौन सा? वो जो अक्सर शादियों पे गाते हैं हम लोग। हाँ, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, गाना था नाजुक सी। शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। आज 2 की डेथ एनिवर्सरी है वहीद मुराद साहब की, लेकिन उनका फन ऐसा है कि उन्होंने एंटरटेन किया जितनी चाम है उनका के लिए, ऑरा है जिसको हम एंजॉय करते हैं। अभी जीते हैं तक उसको हम तो सौरा को इजाजत ले तो लें। क्या का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। आई होप आपको शो पसंद आया। नहीं भी आया तो अब भी बता दीजिएगा, लेकिन कल फिर आएंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।